हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएमटी। दोस्तों, आज मैं इस सेशन में क्लास 12 का चैप्टर 10 से लेकर आया हूँ। फिजिक्स से है, ठीक है। कौन सा बुक से? तो फिजिक्स से है, और जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, चैप्टर 10 है। तो आइए हम इसको लगातार मतलब हम लोग किस में थे? रिवीजन मोड में, है ना। रिवीजन मोड में लगातार इसका रिवाइज करेंगे, पार्ट बाय पार्ट, मतलब 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को। और जो नए हैं इस चैनल पर फिलहाल, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और एक ज़रूरी सूचना दे दें, चलिए आगे देंगे। फिलहाल हम चलते हैं चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 में। आप लोगों का बहुत दिन से मांग था, तो हम लेकर आ गए हैं, है ना। तो चलिए, पहला बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। मतलब क्या है? चैप्टर 10 से है, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, है ना। क्या नाम है? वेव ऑप्टिक्स, है ना। और इससे पहले 1 से 9 तक जो नहीं देखे हैं, इस चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ आपका पूरा चैप्टर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा चीज़ का मिल जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बोला कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ऑप्शन में है ए में है आवृत्ति, बी में है तीव्रता, सी में है तरंगदैर्घ्य, डी में है चाल। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है? पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो तीव्रता पर, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, क्या? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में है माध्यम का अपवर्तनांक कम होना चाहिए, बी में है माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए, सी में है अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी माध्यम का अपवर्तनांक जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ठीक है। यानी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को हम बढ़ाएंगे, कब बढ़ेगा? जब उसका माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, तब सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। और एक ज़रूरी सूचना आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि कल यानी वेडनेसडे अर्थात बुधवार को, यानी 17 तारीख से 10th का भी इस पर क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलाएगा। तो आप लोग को, भाई बहन जो भी हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जब 10th का डलाएगा, यानी 17 तारीख से 7:15 में रिलीज होगा 10th का वीवीआई क्वेश्चन। फिलहाल हम लोग रिवीजन में हैं 12th के। तो चलिए हम और रिवीजन और 12th का लगातार वीडियो डलाता रहेगा। ऐसा नहीं कि 10th में डलाया तो 12th का नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग को भी लगातार वीडियो डलाता रहेगा, और 10th का भी डलाएगा, ठीक है। तो आइए तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वेव फ्रंट, यानी उसको तरंगराग कहते हैं, समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है। बी में है तरंगधर समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है। सी में है दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, और डी में है ऊपर के सारे कथन सही हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी ऊपर के जो सारे कथन हैं 1, 2, 3 ये सब सही है, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं चौथा नंबर में। बोल रहा है हाइगेंस के अनुसार, किसके अनुसार? हाइगेंस के अनुसार, सभी पढ़े हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य, बी में है यांत्रिक एवं अनुप्रस्थ, सी में दिया हुआ विद्युत चुंबकीय, डी में दिया हुआ यांत्रिक एवं गोलीय। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी आंतरिक एवं अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। किसके अनुसार? तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसा होता है? यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, क्लास है ना 10th का, याद है ना आप लोग को? कल से, यानी कि 17 तारीख से, है ना। 17/01/2023 से टाइम कितना बजे पर डे रिलीज होगा? 7:15 में वीडियो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 दिनों का क्वेश्चन, 30 दिनों का सीरीज रहेगा, जिसका नाम है टॉपर सीरीज। क्या नाम है? टॉपर सीरीज, टॉपर सीरीज के नाम से वीडियो पब्लिश होगा।
और आप लोग को भाई बहन हैं उनको पर ज़रूर सेंड कर दीजिए, दोस्त भी हैं उनको पर सेंड कर दीजिए ताकि उनका हेल्प हो जाए। फिलहाल आप लोग को तो चलता रहेगा, पर डे डलाता लगभग 6:15 में वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाता है। कभी कभी 2 को डला जाता है, यानी कभी कभी 2:30 बजे दोपहर में भी डला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 5वां नंबर में बोल रहा है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है हाइगन्स, बी में है न्यूटन, सी में है फ्रेनेल और डी में है मैक्सवेल। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन जी थे। कौन थे? यानी प्रकाश के कणिका के सिद्धांत के प्रतिपादक थे न्यूटन महोदय जी। आगे चलिए 6ठा नंबर में बोल रहा है प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है? ठीक है, प्रकाश जो है किस प्रकार कंपनी से बनता है? ऑप्शन ए ईथर कण से, बी में है वायु कण से, सी में है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रकाश बनता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग कैसा होता है? ऑप्शन ए है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, बी में है वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, सी में है वायु तथा जल दोनों में समान होता है और डी में है जल के अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा वायु के अपेक्षा जल में अधिक होता है ना। किसका चाल? यानी प्रकाश का चाल या वेग। ठीक है, वायु के अपेक्षा जल में अधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 8वां बोल रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। ऑप्शन ए है व्यायाम होगा, बी तरंग की चाल, सी में है आवृत्ति, डी में है तरंग दैर्ध्य। तो इसका सटीक आंसर सभी को पता है क्या होगा? आवृत्ति होगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है निम्नलिखित में कौन संबंध जो है द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सही है? ऑप्शन ए है m इज इक्वल टू ई। एम जो है क्या? मास मतलब द्रव्यमान, ई जो है एनर्जी है ना, ऊर्जा। बी में है एम स्क्वायर इज इक्वल टू ई, सी में है एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई और डी में है एम इज इक्वल टू √E/2। तो इसका सटीक और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी एम इज इक्वल टू दोनों लगभग इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए बोल रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? कैसा तरंगिकाओं? तो द्वितीयक है ना, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। कौन? ऑप्शन ए है फ्रेनेल ने, बी में है न्यूटन ने, सी में है हाइगन्स ने और डी में है मैक्सवेल ने। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? हाइगन्स ने दिया था, है ना। डबल स्प्लिट है, उसी को बोलते हैं डबल स्प्लिट, हाइगन्स डबल स्प्लिट, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा हाइगन्स ने दिए थे। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलाकार होता है, बी बेलनाकार होता है, सी समतल होता है या डी वृत्ताकार होता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? गोलाकार होता है ना। किसी बिंदु स्रोत से जो परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है उसको हम कैसा होता है? कैसा कार होता है? गोलाकार। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका तो अपवर्तनांक सबसे अधिक, कैसा बोला? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच का, बी में है पानी का, सी में है लोहा का और डी में है हीरा का। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? हीरा का जो होता है अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है। कितना होता है सर? 2.42 होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर में बोल रहा है कि दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न व्यक्ति अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है y1 इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा t, y2 और y2 दिया हुआ है y2 इज इक्वल टू कहाँ है? 3 cos ओमेगा t और ऑप्शन दिया हुआ है 7 होगा, बी में दिया 5, सी में दिया 1, डी में दिया है 25। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, आइए, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा बना देते हैं इसको। या y1 का मान दिया हुआ इतना याद रखिएगा, ये y1 याद नहीं, देखिए आप लोग बस। अरे ऐसा बनाइएगा तब नंबर उठेगा। नॉर्मल तो क्वेश्चन सब बना लेगा, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के दिया है, लेकिन छोड़ेगा ये गलती मार के पार हो जाएगा। हम लोग वैसा नहीं करेंगे, बनाएंगे इसको। y1 का मान दिया है, y2 का मान दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है? जिसे यानी परिणामी आयाम पूछा है, परिणामी आयाम। ठीक है, तो y1 ये है, y2 ये है, यानी कि ये जो है 4 और 3 A1 इसको दर्शाते हैं कैसे कि y इज इक्वल टू
ए साइन सॉरी कहाँ गया, जो कैसे दर्शाते हैं ए साइन ओमेगा टी। पेन थोड़ा स्लो, पेन को थोड़ा पतला करते हैं ना। चलिए आइए देखिए, यहाँ तक हो गया। यानी ए जो है 4 है और ए 3 भी है, मतलब A1 A2 मान लीजिए। तो A1 का मान यहाँ देखिए, A1 का जो मान है वो कितना है, 4 है, ठीक है। और A2 का जो मान है कितना है, तो 3 है, ठीक है। अब हम अधिकतम परिणामी आयाम, मतलब अधिकतम परिणामी आयाम निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ मान लीजिए, जैसे x मान लीजिए या a मान लीजिए, ठीक है। a जो है अधिकतम, a मैक्स मान लीजिए, a मैक्स जो है, a मैक्सिमम जो है अधिकतम परिणामी आयाम है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं और a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर, ठीक है। कैन रूट आवर हो गया। a1 कितना है, तो 4 है, तो 4 × 4 चुके 16 और प्लस 3 है तो 3 3 के 9, ठीक है। यानी कितना हो गया, 16 9 25 हो जाएगा। कितना हो गया, 16 9 25। कैन रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सॉरी यानी 25 कैन रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, 25 कैन रूट करेंगे तो मेरा आएगा जो 5 आएगा। यानी 5 पे जो होगा वो आंसर होगा। कहाँ है ऑप्शन में देख लीजिए, 5 आंसर बी नंबर में है। कहाँ है, बी नंबर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी अधिकतम परिणामी आयाम जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सोल्यूशन कितना नॉर्मल था, है ना। बस आप लोग भी हेल्प कीजिए ताकि किसी तरह से दिक्कत ना होगा। पिछले वीडियो में कोई भागलपुर से अंकित जी हैं, बहुत अच्छा हेल्प किए हैं। चलिए 14 नंबर में देखते हैं। तरंग का कलांतर फाई का पथांतर, है ना। तरंग का कलांतर फाई है, उसका पथांतर जो है डेल्टा x है से संबंध है। कैसा संबंध है, पिन थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। चलिए कैसा संबंध होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैम्डा बाई पाई फाई, और बी में दिया हुआ है पाई 5 बाई लैम्डा, सी में दिया हुआ है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, और डी में दिया हुआ है 2 पाई 5 बाई लैम्डा। इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि यांग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी पर कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो जब क्या करता है, दुगनी कर देता है ना, तो ये क्या होगा, अपवादित रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यंग डबल स्पीड वाला बोल रहा है, यानी यंग के द्विछिद्र प्रयोग छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी को क्या करता है, दोनों को दुगनी कर दे, चौगुनी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली किसको, फ्रिंज की चौड़ाई पर, यानी कि ज्यों के त्यों रह जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। आगे देखिए 16 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए में है लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल बाइट फ्रिंज गायब होता है। बी में लिखा हुआ है इनकोहेरेंट स्रोतों से भी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। बी में है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पर्दे के उस बिंदु पर दोनों वेव्स के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए। डी में है ऊपर के सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब हो जाता है, यह जो है सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर में बोल रहा है निर्वात से, कैसा, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम, है ना, तरंग दैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश म्यू का मान जो है 1.5 यानी अपवर्तनांक है वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बताइए। इसको तरंग दैर्घ्य निकालना है ना, इसको भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो आइए थोड़ा सा इसको हम सोल्यूशन कर ही देते हैं, है ना। चलिए नजर आ रहा है ना, बताइएगा। चलिए इसको सोल्यूशन किया जाए, यानी कि म्यू का मान जो म्यू एयर यानी म्यू1 मानिए, या म्यू एयर का जो मान होता है अपना, उसका कितना होता है, 1 के बराबर होता है। सभी का निर्वात या वायु, इसको निर्वात लिख दीजिए, मान लीजिए निर्वात में, है ना। और क्या म्यू2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए,
यहाँ है, यानी 1.5 दिया हुआ है, समझ गए। अब लैम्डा 1 का मान भी दिया हुआ है, कितना है, वो 6000 है, कितना है, 6000 एंगस्ट्रम है ना, 6000 एंगस्ट्रम है दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, लैम्डा 2 का मान, यानी लैम्डा 2 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लैम्डा 2 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि म्यू 2, एक फॉर्मूला आता है रिलेशन वाला कि म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ठीक है, यहाँ से निकालिएगा तो खूब आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी पर आप लोग आगे अब आप लोग कीजिएगा इससे आगे, बस नॉर्मल है क्या, म्यू 2 का मान दिले है ये है, म्यू 1 है तो म्यू 1 का मान दिले है ये है, लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 का मान दिया हुआ है यहाँ, लैम्डा 2 निकालना है तो लैम्डा 2 के मान यहाँ निकाल देंगे। देखिए सीधा सीधा ऐसे करना है तो कर दीजिए, यानी कि लैम्डा 2 का मान क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर जाएगा तो म्यू 1 इंटू लैम्डा 1 बटा म्यू 2 आ जाएगा, इस पर आप लोग बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो मेरा निकल कर आ जाएगा 45 एंगस्ट्रम। निकालिएगा आप लोग, जरूर निकालिएगा, 4500 शायद आएगा, 4500 या 4000 ऐसा ही करके आता है, दोनों में से कोई। चलिए इस पर फॉर्मूला आप लोग बैठाइएगा, हमको बताइएगा कितना आता है, यानी 17 नंबर के आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, 17 हो गया, 18 नंबर आइए। बोला एक पतले फिल्म के रंग का कारण, एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, या ऑप्शन डी विवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विवर्तन है, व्यतिकरण है ना, व्यतिकरण, अर्थात एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता हुआ व्यतिकरण है। 19 नंबर में देखिए क्या है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दुगुनी कर जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या करता है, दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन हम बताएंगे, क्या वही रहेगा, बी में है दुगनी हो जाएगी। अगर दोनों को दुगनी कर दिया जाता है, ऊपर क्वेश्चन बताए हैं तरंग दैर्घ्य खाली दुगनी कर रहा है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए, ऊपर क्वेश्चन ऐसा बताए हैं, एक और था उसका, दोनों पार्ट को हम दुगना करेंगे तब कोई परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन सिर्फ तरंग दैर्घ्य को हम क्या करें हैं, दुगनी कर देते हैं, तब उसको फ्रिंज की जो चौड़ाई होगा वो दुगनी हो जाएगी। समझ गए, आगे चलिए 20 नंबर में, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, कैसी होती है। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती, बी में तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, सी में तरंग दैर्घ्य के वर्ग अनुक्रमानुपाती, डी में तरंग दैर्घ्य के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर में बोल रहा है तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज है। ऑप्शन ए समान चौड़ाई की होती है, समान चौड़ाई की होती है, बी में है समान चौड़ाई की नहीं होती है, सी में है ज्यामितीय छाया में बनाती है, डी है इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समान चौड़ाई की नहीं होती है। कैसा, तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज जो होता है वह समान चौड़ाई की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। आगे देखिए, स्वच्छ आंख की विभेदन सीमा, स्वच्छ आंख की विभेदन सीमा कितनी होती है, सभी को पता है, सभी को पता है कितना होगा, 1 है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है तरंगों के दो कला संबंध, तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि दोनों से उत्पन्न तरंगराग समान आकृति के हो, बी में है दोनों समान तरंग दैर्घ्य की तरंगे उत्पन्न करते हो, सी में है दोनों समान वेग की तरंगे उत्पन्न करते हो, डी में है दोनों समान तरंग दैर्घ्य की तरंगे इनमें नियत कलांतर रहता है उत्पन्न करते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों समान तरंगे की जो तरंगे हैं, तरंग दैर्घ्य की तरंगे जिनमें नियत कलांतर रहता है और उत्पन्न करता है, उसी को हम दो कला संबंध कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में 24 लिखा बोल रहा है कि दो स्रोतों को कला संबंध तब कहे जाते हैं, ऊपर भी वैसा ही था, बताइए क्या हो जाएगा, उनका कलांतर नियत हो, है ना, तो यानी नियत हो, कलांतर उसका नियत रहेगा, उसको हम कला संबंध बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 25 में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए बिंदु पर पहुंचने वाले दो समानांतर दो तरंगों के बीच
अच्छा, किसी बिंदु पर, है ना, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कालांतर शून्य होना चाहिए। कैसा? इसका बीच जो होना चाहिए वो कालांतर 0 के बराबर होना चाहिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में 26 बोल रहा है कि दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है। क्या करता है? ये भी व्यतिकरण उत्पन्न करती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हम लोग से पूछ डाला है। तो कैसे बनेगा? न्यूमेरिकल है। पहले क्वेश्चन लग रहा है महाराज, चाहिए मिचैया है। चलिए थोड़ा बना लेते हैं, आप लोग को भी अच्छा रहेगा। आइए समझिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है एडवांस, लेकिन थोड़ा बहुत तो है, मॉडरेट लेवल के है। चलिए इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 9:1 दिया तीव्रताओं का अनुपात, तो I1 I2 मान लीजिए, है ना, इंटेंसिटी, यानी I1 इज इक्वल टू दिया है 9, ठीक है, और I2 का मान है कितना है? तो 1 है, ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम आई मैक्स, हम जानते हैं फॉर्मूला, आप लोग सभी को पता होगा कि आई मैक्स इक्वल टू के इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम निकालेंगे तो वो भी सेम ही होता है। तो आई मैक्स और आई मिनिमम को रेशियो निकालेंगे। अगर हम आई मैक्स और आई मिनिमम का जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये जो है I1/I2 के क्या होता है? √/, हो जाता है। तो इसको रूट करेंगे तो कि 9 का रूट 3, 1 का रूट 1, यानी इतना आ गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब इसको क्या करते हैं कि आई मैक्स बाई आई मिनिमम का एक और फॉर्मूला आप लोग के होता है कि A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर, इसी का सूत्र है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, A2 से डिवाइड करेंगे, तो A2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? A2 से डिवाइड करेंगे तो A1/A2, ये क्या आएगा? A2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं कि A1/A2 और प्लस 1, और नीचे में आएगा A1/A2 माइनस 1 आएगा। ऐसा करेंगे और इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, समझिएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब A1/A2 का मान दिया हुआ 3 है ना, 3/1 है, तो 3 लिख काटेंगे तो 3 ना आएगा, और प्लस 1, तो 3 और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और नीचे 1 है, यानी A1/A2 नीचे भी है, यानी 3 में से 1 जाएगा, 3/1 को 1 3 लिख सकते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ऊपर भी स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो एक साथ हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जब एक साथ स्क्वायर करेंगे, अब काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, ऊपर कितना आया? 2, अब यानी कितना आएगा? 2 दूनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, नीचे बचा कितना? 1 बचा, है ना, सॉरी, कितना बचा? 1 बचा, तो 1 को रेशियो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 4:1 जहाँ है वहाँ आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो C नंबर में ऑप्शन है, यानी सही आंसर जो होगा C हो जाएगा। समझ गए? थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के है, आसान भी नहीं कहा जा सकता है, न टफ कहा जा सकता है, मतलब मॉडरेट लेवल के है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 में बस कुछ और है क्वेश्चन, उसको भी सोल्व कर लीजिए अच्छा से। 27 नंबर है, यंग के द्वितीय स्लिट, है ना, यंग के डबल स्लिट, है ना, यानी यंग के द्वितीय स्लिट प्रयोगों में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। होता है नहीं लिखा, नहीं होता है। कौन नहीं होता है? ऑप्शन ए है, एन है n लैम्डा, बी में है n प्लस 1 लैम्डा, और सी में है 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा, और डी में दिया हुआ है 2n प्लस 1 इंटू λ/2। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1 इंटू λ/2, यह जो है नहीं होता है, बाकी सब हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा के दो एकवर्णी प्रकाश तरंगे के मध्य संपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है n लैम्डा, बी में है 2n माइनस 1 इंटू λ/2, सी में है n माइनस लैम्डा, और डी में है 2n प्लस 1 इंटू λ/2। तो इसको सटीक और सही आंसर क्या हो जाएगा? n लैम्डा हो जाएगा। कैसा होगा? n लैम्डा। ठीक है, एक वर्णी बोला है, n लैम्डा हो जाएगा। आगे देखिए 29 में बोल रहा है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। कैसा व्यतिकरण? तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है n लैम्डा, बी में है 2n प्लस 1 इंटू λ/2, सी में है 0, और डी में है अनंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 2n प्लस 1
इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए। याद रखिएगा, किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर है 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर में। बोल रहा है कि दो कला संबंध एकवर्णीय प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। महत्तम आर पर न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, महत्तम और आर पर नहीं है, सॉरी, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, ये है 30 नंबर के। बताइए इसका क्या होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर हम बताए हैं, कहाँ है बता दें? आई मैक्स आई मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पास ऐसा क्वेश्चन आप लोग बताए, हाँ 26 नंबर में है। कैसा? 26 नंबर जैसा क्वेश्चन हम बनाए हैं वैसा क्वेश्चन 30 नंबर में बनेगा। जस्ट जैसा बना 26, बस उसी के जैसा, कैसा 26 के जैसा ही बनेगा 30। दोनों ही क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ठीक है, दोनों सेम ही बनेगा। चलिए फिलहाल इसको आंसर बता दें, है ना, 30 का आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा 9:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 में चलिए एक ज़रूरी सूचना बताते हैं आप लोग को। जैसे ही आप लोग 12th का एग्ज़ाम दीजिएगा उसके बाद आप लोग को हम एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना के भी बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि डिप्लोमा जो लड़के हैं, बॉय हैं, वो डिप्लोमा कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड़की भी ऐसे करते हैं, और जो लड़कियां हैं वो पैरामेडिकल, है ना, पैरामेडिकल को फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, पैरामेडिकल का। ऐसे तो लड़के भी फॉर्म भरते हैं पैरामेडिकल का, लेकिन ज़्यादातर सीट लड़कियां का ही रहती है, इसलिए लड़कियां के लिए बेटर है पैरामेडिकल, लड़का के लिए डिप्लोमा बेटर है। और इसके लिए हम आप लोगों को तैयारी इस चैनल पे करवा देंगे, वो भी फ्री में, है ना, वो भी फ्री में। आप लोग को 0 रुपया, एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, फ्री में आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा देंगे डिप्लोमा और पैरामेडिकल का। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 31 में यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दूनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहला में दिले ऑप्शन ए में वही रहेगा, बी में दिया हुआ है आधी हो जाएगी, सी में दिया हुआ है दुगनी हो जाएगी, और डी में दिया हुआ है 4 गुना हो जाएगा। तो ए के आधा कर रहा है, दूसरा के दुगनी कर रहा है, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में न्यूमेरिकल में बताएंगे आप थोड़ा सा कैसे होता है ऐसे। 32 नंबर में है कि साबुन का बुलबुला सूरज के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। कैसा? साबुन का जो बुलबुला है सूरज के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी में है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी में है प्रकाश का व्यतिकरण, और डी में है प्रकाश का ध्रुवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, और हम बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं। और क्या लॉन्ग के साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक बनेगा 2009 से 2022 तक। अब फिजिक्स का भी लाएंगे, टेंशन न लीजिए। फिलहाल केमिस्ट्री लगभग लास्ट कगार पर है ना, इसलिए उसका 2009 से 2022 तक का आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का। फिजिक्स का भी बनेगा। तो आइए 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है। कैसा? एक अवरोधक के मतलब रोकने, जो रोक रहा है वहां से मुड़ती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या ध्रुवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की जो होता है, जीव से जो प्राप्त होते हैं ना, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किस से? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग से, बी में है एक्सरे से, सी में है गामा किरणें से, डी में है लेजर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डेटिंग के द्वारा हम जीवाश्म की आयु को, एज को, उम्र को पता लगा सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि कांच की एक पट्टिका पर, है ना, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण कितना है? 60 डिग्री के कोण पर आपतित है आ रही है ना। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर क्या है? लंबवत हो, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? बस छोटा सा क्या होगा, चलिए दिखा देते हैं आप लोग को, बता देते हैं। नॉर्मल है, मॉडरेट नहीं, इसको इजी कह सकते हैं। तो कैसे होगा तो देखिए, कांच के थीटा का मान मतलब समझिए आईपी का मान दिया है। अच्छा, एक पढ़े हैं आप लोग न्यूमेरिकल, क्या पढ़े हैं बताएं? ब्रूस्टर के नियम से, है ना, ब्रूस्टर का नियम पढ़े हैं? पढ़े होंगे तो ठीक है। ब्रूस्टर होता है ना, हाँ, ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है
कि एन के मान लीजिए एन इज इक्वल टू टेन IP होता है ना, हाँ IP या थीटा कहिए। अब थीटा का मान 60 डिग्री है, यानी IP मान लीजिए का मान जो है 60 डिग्री है। तो क्या करेंगे यहाँ नॉर्मल क्या बैठा देंगे, सिर्फ क्या कि IP का मान यानी एन इज इक्वल टू 10 IP 60 डिग्री बैठा दीजिए। अब क्या होगा, सभी को पता है कि 10 जो 60 का मान है कितना के बराबर होगा, 10 कितना के बराबर है, सॉरी 10 60 जो है उसका मान होता है √3 होता है ना, सभी को पता है। अगर और ये नहीं देता, रूट में नहीं देता तो √3 का मान लेते तो कितना होता है 1.732, लेकिन हमको क्या दिया है √3 ही दिया है, इसलिए आंसर यहाँ √3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ छिपल था ना, यानी बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही। देखिए कितना आसान था, है ना। चलिए ब्रूस्टर था, ब्रू कर दीजिए ब्रूस्टर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि जिस घटना से प्रकाश की रंग जो है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है क्या है, ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी में विवर्तन, सी में ध्रुवन और डी में अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी ध्रुवन है ना, क्या है ध्रुवन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं, कैसा कंपन होते हैं, ऑप्शन ए सभी दिशाओं में समान होता है, बी में केवल एक दिशा में, सी में परस्पर लंबवत दिशा में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक ही दिशा में होता है, कैसा में, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन सिर्फ एक दिशा में होता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया ब्रूस्टर का नियम अभी आप लोग फॉर्मूला जस्ट लिखे हुए किए हैं, है ना जी। क्या लिखे थे कि म्यू इज इक्वल टू 10 IP, म्यू कहिए या एन कहिए कोई दिक्कत नहीं है, एन इक्वल टू 10 IP। अभी ऊपर बताया ना, इस पर एक फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल भी बताएं। चलिए आगे चलते हैं। 39 में इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, समतल कैसा, समतल है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, कौन देता है, ऑप्शन ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बी में है पोलराइड, ए सी में है ए और बी दोनों, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, दोनों ही देता है, मतलब क्वार्ट भी देता है और पोलराइड भी देता है, कैसा, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बताइए। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई सभी को पता यहाँ होगा, है ना, बीटा इज इक्वल लैम्डा बाई लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है, या बी में दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इंटू लैम्डा, सी में दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी लैम्डा बाई कैपिटल डी, और डी में दिया हुआ है बी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग इसको पिछले भी लगाइए, आप लोग जहन में याद रखिए कि व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होता है वह बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर होता है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से, है ना, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अपवर्तन, बी में है विवर्तन, सी में है व्यतिकरण, डी में है ध्रुवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवर्तन बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर भी बता चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है, क्या होता है, ऑप्शन ए है ए बाई लैम्डा, बी में है ए स्क्वायर बाई लैम्डा, सी में है लैम्डा बाई ए और डी में है लैम्डा बाई ए स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई लैम्डा के बराबर होता है, किसका दूरी, तो फ्रेनेल की दूरी जो होता है ए स्क्वायर बाई लैम्डा के बराबर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग है वह प्राकृतिक पुष्टि कैसा करता है, ऑप्शन है व्यतिकरण की, बी है परावर्तन, या सी ध्रुवन, या डी वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्रुवन जो है वही है जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करती है। समझ चुके हैं। चलिए आगे 43 हो गया, 44 में चलिए लास्ट हो गया, है ना। तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव जो 11 नंबर चैप्टर है हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। इस सेशन में इतना ही, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।